हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया ना? चलिए अब आप उत्साहित होइए कि कुछ दिन में ही खुल जाएगा क्लास, फिर ऑफलाइन क्लास करेंगे तो फिर और मज़ा आएगा। लेकिन जब तक नहीं खुलता है तब तक ऑनलाइन क्लास भी अच्छे से करिए। ध्यान दीजिए कि हम लोग लास्ट क्लास में एनालिसिस कर रहे थे। शायद 6 नंबर तक हम लोग कंप्लीट किए थे। 7 नंबर का एनालिसिस देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है कि हम कह रहे हैं व्हेन ए, लिख देते हैं पहले, व्हेन ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस T is inserted in the path of light emitted from slits, ठीक है। अब देखिए इसमें 2-3 बातें होगा। मतलब छिद्र से उत्सर्जित प्रकाश के पाथ में या पथ में T थिकनेस का ग्लास स्लैब, कांच का टुकड़ा रख देने पर, T चौड़ाई T का या T थिकनेस, मोटाई T लिख दीजिए, मोटाई T का कांच का टुकड़ा रख देने पर, ठीक है। कांच का टुकड़ा रख देने पर, जब इसको रख देंगे तब देखिएगा क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, अच्छा लगेगा ये डिस्कशन, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए 2 स्लिट है आपको, S1 और S2। आपका मर्जी होगा तो किसी एक पाथ में भी रख सकते हैं, या यदि आप चाहते हैं कि हम दोनों पाथ में रखेंगे, दोनों पाथ में भी रख सकते हैं। तो क्या इफेक्ट होगा वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। दोनों केस हम आपको बताते हैं। देखिएगा जैसे कि केस 1 यहाँ पे देते हैं। ये स्लिट आपको S1 है, ठीक है, और ये स्लिट आपको S2 है, ठीक है। स्लिट S1 है और ये क्या है, S2 है। तो यहाँ पे देखिएगा ये गया और ये यहाँ से गया। पहले देखिए अभी ग्लास स्लैब नहीं डाले हैं। जब ग्लास स्लैब नहीं डालिएगा तब यहाँ जो डिस्टेंस होगा, ये C है, ये P है, तो ये हम लोग क्या लिए थे, Y लिए थे, याद है? अभी ग्लास स्लैब नहीं डाले तब। तो डेल्टा X बराबर क्या लिखे थे, स्मॉल d इंटू वाई बाय कैपिटल D। तो y इक्वल टू डेल्टा x इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d, ठीक है। अरे समझे? तो ये इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही आप ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है ना, तब इसको हम लोग मान लेते हैं y डैश, ठीक है ना। अब यहाँ पे थिकनेस T है ग्लास स्लैब का, ये थिकनेस T है। तो देखिए याद है इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, म्यू। देखिएगा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, हम पहले भी
स्टार्टिंग में भी बताए थे और अभी भी हम आपको क्लियर करके बताते हैं। देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू है, जो पाथ लेंथ जो है, पाथ डिफरेंस बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा देखिएगा, हम क्या बोले थे, एयर में यदि टी चलता है तो किसी भी मीडियम में उसका पाथ म्यू टी हो जाएगा। तो कितना का चेंज हुआ, कितना का बढ़ा, मेरी बात समझिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये हमारा पाथ का लेंथ टी है एयर में, अब जब कोई मीडियम हो जाएगा, जैसे आप ग्लास डाले, ग्लास जब डाले तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसका पाथ लेंथ म्यू टी, तो कितना बढ़ा, म्यू टी माइनस टी, टी कॉमन ले लीजिए, म्यू माइनस 1, इतना पाथ बढ़ गया। हेलो, इतना पाथ बढ़ गया। यानी देखिए हम फिर से बताते हैं, जैसे कि देखिए पहले 2 मीटर का पाथ है, अब उसमें 2 मीटर में ग्लास डाल दिए, तब उसका पाथ 2 × 1.5 होगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 म्यू, मान लीजिए 2 म्यू हो गया तो बढ़ गया। तो कितना बढ़ा, तो 2 म्यू माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, म्यू माइनस 1, ये हो गया। यानी हमारे कहने का मतलब है, क्या मतलब है, व्हेन ग्लास स्लैब इज इंसर्टेड, देखिए एक पाथ में हम डालें, अभी हम फिर आपको दोनों पाथ में भी डाल के दिखा देंगे। पहले यहाँ पे देखिए, व्हेन ग्लास स्लैब इज इंसर्टेड, जैसे ही ग्लास स्लैब डाल देंगे तो ये वाई डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बोलिए, वहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना था, डेल्टा एक्स था, इसको हम लोग पथांतर कहेंगे। तो ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बोलिए आप, डेल्टा एक्स प्लस क्या लिखिएगा, म्यू टी माइनस टी, ये बढ़ जाएगा उतना, तो डेल्टा एक्स प्लस टी कॉमन ले लीजिए, म्यू माइनस 1, ये हो गया, ये हो गया बच्चों। तो अब जो लिखिएगा वाई डैश बराबर, मतलब अब जो पाथ हो गया, पाथ कितना हो गया, डेल्टा एक्स प्लस टी इंटू म्यू माइनस 1 इक्वल टू डी इंटू, अब ये वाई डैश ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, वाई डैश बाय कैपिटल डी। तो यहाँ से वाई डैश बराबर डेल्टा एक्स प्लस टी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, अब बाय क्या हो गया, स्मॉल डी, ये शिफ्टिंग हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, वाई डैश। अब पहले क्या था वाई, तो पाथ डिफरेंस बढ़ गया, तो ये वाई डैश भी बढ़ गया। हेलो, तो यहाँ पे स्लैब डाले तो ये ऊपर चला जाएगा, इसमें स्लैब डालेंगे तो थोड़ा नीचे आ जाएगा। और यदि दोनों में स्लैब डाल दीजिएगा तो मान लीजिए कि 5 मीटर ये ऊपर गया, ये 3 मीटर नीचे आया, तो फाइनली 5 - 3, तो 2 मीटर ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये वाई डैश हो गया। अब यहाँ पे जो शिफ्टिंग लिखिएगा, तो शिफ्टिंग क्या लिखिएगा बोलिए, शिफ्टिंग जो यहाँ पे लिखेंगे, ये शिफ्टिंग वाई डैश और माइनस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। हम एक केस 1 बता रहे हैं, यदि आप दोनों में स्लैब डाल देंगे, ठीक है, मान लीजिए इसमें डाले, ये ऊपर गया, इसमें डाले नीचे गया, यदि बराबर बराबर डाल दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर बराबर लेंथ का, बराबर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डाल दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ है वहीं रह जाएगा। लेकिन इसमें ज़्यादा थिकनेस का डाल दिया, इसमें कम थिकनेस का डालें तो डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा। देखिए हम बताते हैं, पहले इसको लिखिए ना, तब हम बताते हैं। शिफ्टिंग इन फ्रिंज, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा सब फ्रिंज ऊपर की ओर। अब इसको मिटाते हैं, देखिएगा शिफ्टिंग जब निकालेंगे तो शिफ्टिंग इन फ्रिंज शिफ्टिंग इन फ्रिंज, ठीक है, इन फ्रिंज, फ्रिंज में जो शिफ्टिंग होगा ये लिख दीजिएगा वाई डैश माइनस वाई। तो शिफ्टिंग वाई डैश माइनस वाई लिख रहे हैं, तो वाई डैश का वैल्यू क्या लिखिएगा, आप जो अभी लिखे डेल्टा एक्स प्लस टी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब देखिए यहाँ पे
क्या कॉमन ले लीजिएगा, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कॉमन ले लीजिए, तो डेल्टा एक्स प्लस टी इंटू म्यू माइनस वन और माइनस डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो टी इंटू म्यू माइनस वन इंटू कैपिटल डी, अब बाय यहाँ पे क्या हो गया स्मॉल डी। तो ये आपका शिफ्टिंग हो गया, कोई दिक्कत, ये शिफ्टिंग हो गया। अब यदि आप दोनों में डालिएगा तो वो केस 2, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम केस 2 आपको क्लियर करके बताते हैं केस 2 कैसे लीजिएगा। जब हम दोनों पाथ में, आप कहेंगे ना कि अभी तो सर आप एक ही पाथ में डाले हैं स्लैब, हम दोनों पाथ में भी स्लैब डाल सकते हैं, अरे बोलिए, ठीक। अब इसको लिखिए, पहले नोट करिए, हम केस 2 इसका डिस्कस करते हैं। ये बहुत अच्छा डिस्कशन है, इसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा केस 2 का डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे केस 2 देखिएगा, यहाँ पे आप थिकनेस T1 डाल दिए और यहाँ पे भी थिकनेस क्या डाल दिए, T2 डाल दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो आप अभी शिफ्टिंग कितना निकाले, देखिए शिफ्टिंग जो निकाले कितना निकाले, अभी जो इसके पहले केस 1 में कैपिटल D बाई डी इंटू टी इंटू म्यू माइनस वन लिखे, समझे, यानी इसको आप लिखे थे टी इंटू म्यू माइनस वन इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी लिखे, ठीक है। तो इसके डालने से मान लीजिए ऊपर शिफ्टिंग हुआ, इसके डालने से नीचे, अब क्या करिएगा, शिफ्टिंग मान लीजिए, एक मेरी बात समझिए, उसको डालिए तो 5 मीटर ऊपर गया, फिर इसको डाले तो फिर वो नीचे आया 3 मीटर, तो फाइनल शिफ्टिंग 2 ही मीटर न लिखिएगा, 5-3 करिएगा। तो यहाँ पे केस 2 में फिगर बना करके फिर से देखिए, यहाँ पे इसमें डाल दिए, देखिए इसमें डाल दिए T2 का, इसमें डाल दिए T1 का, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, आप ऐसा निकाल लीजिए, तब इसमें शिफ्टिंग का फॉर्मूला लिखिएगा, क्या लिखिएगा, T1 इंटू म्यू माइनस वन इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस T2 इंटू म्यू माइनस वन इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्लियर है, यहाँ पे म्यू माइनस वन इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये T1 माइनस T2 हो जाएगा, ये शिफ्टिंग हुआ, ठीक है। अब देखिए, ये जब T1 माइनस T2 पॉजिटिव आ जाएगा तो कहिएगा ऊपर शिफ्टिंग, जब नेगेटिव आएगा तो नीचे शिफ्टिंग हो जाएगा, समझ गए। ये केस 2 हो गया, केस 2 को फिगर बना करके लिख लीजिए। अब जो है ना, यहाँ पे एनालिसिस नंबर 7 होगा, यहाँ पे एनालिसिस 7, देखिए 6 नहीं, ये 8 हो जाएगा। देखिएगा हम क्या कह रहे थे, आप कभी देखे होंगे, वाटर का सरफेस है, उसके ऊपर मोबाइल फिल्म तेल का परत हो जाता है, केरोसिन ऑयल या सरसों तेल, कोई भी तेल वाटर के सरफेस पे हो जाता है तो वो कलर्ड दिखता है। क्यों कलर्ड दिखता है, कि सरफेस पर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है ना, उसके बीच वाइट लाइट जो रिफ्लेक्शन होता है उसके बीच इंटरफ्रेंस के वजह से वो जो ऑयल फिल्म है, मतलब तेल का जो परत है, ठीक है ना, वो आपको कलर्ड दिखता है। किस वजह से, इंटरफ्रेंस की वजह से। किसका इंटरफ्रेंस की वजह से, रिफ्लेक्टेड वाइट लाइट के इंटरफ्रेंस की वजह से ऑयल फिल्म कलर दिखता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, वाई द ऑयल फिल्म ऑन द surface of water appeared colored, surface of water appears colored, ठीक है।
मतलब जल के पृष्ठ पर तेल का परत कलर्ड क्यों दिखता है, ठीक है, कलर्ड क्यों दिखता है, इसका क्या लीजिएगा आंसर कि द ऑयल फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर अपीयर्स कलर ड्यू टू द इंटरफ्रेंस ऑफ वाइट लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। पहले इसको नोट करिए, तब इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करते चलेंगे। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक चीज़ छूट गया था वहाँ पे, वो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हम यहाँ पे बता देंगे, तब न्यूमेरिकल्स करेंगे। वहीं पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाए थे ना, जहाँ पे फ्रिंज विड्थ निकाले थे, उस फ्रिंज विड्थ का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं हम बता पाए थे, वहाँ पे छूट गया था। तो यहाँ पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लिख देते हैं, तब जा कर के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। अब जो है इसका देखिएगा आंसर क्या लिखिएगा, द ऑयल फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, द ऑयल फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ क्या लिखा वाटर, अपीयर्स कलर्ड, ठीक है, appears colored due to the interference of white light, interference of white light reflected from the surface of water, reflected from the surface of water, ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है ना, या रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस लिखना बस। ऐसा लिखेगा, पृष्ठ से परावर्तित श्वेत प्रकाश के बीच व्यतिकरण के कारण जल के पृष्ठ पर तेल का परत कलर दिखता है या रंगीन दिखता है, ठीक है। हम आपको क्या बोले थे कि वाइट लाइट जब सोर्स रहता है तो वाइट लाइट के बीच जब इंटरफ्रेंस होगा तो सेंट्रल वाइट हो जाएगा और दोनों साइड जो होगा कलर्ड फ्रिंज बनेगा, समझ गए। इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए, एक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वहाँ पे छूट गया था, उसको कर देते हैं, तब न्यूमेरिकल्स करिए, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा बच्चे। हाँ, तो देखिएगा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वहाँ पे छूट गया था, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हम आपको फिर से अभी एक बार रिवीजन करा देंगे, पहले इसको लिख देते हैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होगा देखिएगा, हर एक ब्राइट का यहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंज बना था, सारे ब्राइट का इंटेंसिटी सेम होगा और डार्क तो जीरो हो ही जाता है। डार्क का इंटेंसिटी जीरो, फिर ब्राइट का इंटेंसिटी, सारे ब्राइट का इंटेंसिटी सेम होगा, सारे डार्क का इंटेंसिटी जीरो होगा,
ये हो गया, ठीक है। ये सेंट्रल ब्राइट है B0, ये पहला ब्राइट B1, ये दूसरा ब्राइट B2, ये इधर B1, ये B2, इधर इस साइड में, उधर उस साइड में, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये आपका D1 है, ये आपका D2 है, और ठीक है, ये आपको D3 है, डार्क ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। ये B0, B1, B2, ये क्या लीजिएगा B3। अब यहाँ पे देखिए ना, सारे का इंटेंसिटी जो है ना, क्या है, सारे ब्राइट का इंटेंसिटी सेम है, और Y0 0 है, ये Y1 हो जाएगा, ये Y2 हो जाएगा, और ये Y3 हो जाएगा। ये डार्क का, सारे डार्क का इंटेंसिटी, ये जो इंटेंसिटी है सारे डार्क का इंटेंसिटी 0 है, समझ गए। ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, तब हम न्यूमेरिकल्स देते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते चलिए, ओके। फर्स्ट आपको एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट में ये एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब जितना भी इस पे न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन है, सारे न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये चैप्टर फिनिश कर देंगे इस 2-4 दिन में। इस मंथ में आपका नियर अबाउट 30 तारीख तक आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आप फिर ऑफलाइन जब आएंगे तो फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा घर में। और घर में बार बार कहते हैं आप लोगों को, थोड़ा घर में पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत होगा। देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बनाते चलिए, अच्छा लगेगा। देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सारा कर लेते हैं। 2 slits आर मेड 1 millimeter apart। देखिए, 2 slits आर मेड 1 millimeter apart, ठीक है। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड ठीक है ना, 1 मीटर अवे, 1 मीटर अवे। What is the fringe separation? What is the fringe separation? Fringe separation का मतलब क्या? Fringe width कह रहा है। What is the fringe separation when blue green light of, when blue green light of wavelength 500 नैनोमीटर, ठीक है, 500 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा या डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 10.3 और पेज नंबर है 366। फिर इसके बाद फिर और दूसरा न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए, स्मॉल डी 2 स्लिट है, ये स्लिट आपको S1 है। हेलो बच्चे, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। हेलो बच्चे, दिल के सच्चे, इधर देखिए ध्यान से। S1 S2 के बीच सेपरेशन D है, और D क्या है? 1 mm है। तो ये 1 × 10⁻³ मीटर होगा स्मॉल डी। और कैपिटल D जो है 1 मीटर अवे। स्क्रीन जो है यहाँ पे देखिए, फिगर ड्रॉ करिएगा। कैपिटल D ये 1 मीटर अवे है, और लैम्डा दिया हुआ कितना? 500 नैनोमीटर। 500 × 10⁻⁹ मीटर, क्लियर है।
नैनोमीटर में दिया हुआ, और ये तो हो गया। अब हमारा फ्रिंज विड्थ बीटा या डब्ल्यू से डिनोट करिए, लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी लिखे थे, 500 इंटू 10⁻⁹, और कैपिटल डी है 1 मीटर बाय 1 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर है? तो ये जो बीटा होगा 500 इंटू 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा, प्लस होगा 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर बीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बीटा को 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, और -3 को मिलीमीटर लिख देंगे, 0.5 मिलीमीटर। समझ गए? ये हो गया आपका फ्रिंज का सेपरेशन। ठीक है, और देखिए एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, लेकिन आप बनाएंगे तभी तो। आप बनाना नहीं चाहते हैं न्यूमेरिकल छोड़ छोड़ के भागना चाहते हैं। अरे न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा लगेगा, तब फिजिक्स एकदम दिमाग में घुसेगा, नहीं तो फिर आपका स्केप करते चला जाएगा फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल्स का अधूरा है। ये बार बार कह रहे हैं, बिना न्यूमेरिकल्स का फिजिक्स पढ़िएगा वो बिल्कुल अधूरा है, कोई लाइक नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको लिख के देते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और तब जाके आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर है आपका 10.6 है। ठीक है, और पेज नंबर है आपका 383। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कर लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। ए बीम लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ्स, ए बीम लाइट आप लोग कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ्स। ठीक है, 2 वेवलेंथ है, 2 वेवलेंथ। फर्स्ट है 650 नैनोमीटर, 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर, 520 नैनोमीटर। क्लियर है? इज यूज to obtain interference fringes in Young's double slit experiment, is used to obtain interference fringes in Young's double slit experiment, Young's double slit experiment। ठीक है, और ये कैपिटल डी दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर और स्मॉल डी दिया हुआ है 2 mm। फर्स्ट में पूछ रहा है ये क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज, third bright fringe on the screen। third bright fringe लिखेगा ना, for wavelength 650 नैनोमीटर। ठीक है, और बी नंबर का जो है ना, ये क्वेश्चन अच्छा है। बी नंबर का क्वेश्चन मेनली आपको बी नंबर का क्वेश्चन बताने के लिए हम ये क्वेश्चन लिख रहे हैं। व्हाट इज द लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, ये बहुत बढ़िया। व्हाट इज द लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, बहुत बढ़िया, ये बी नंबर का क्वेश्चन है। वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ, वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस
bright fringes due to both the wavelengths coincide, both the wavelength coincides। ठीक है, ये बी नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बी नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। पहले तो 1 नंबर का बता देंगे, 1 नंबर तो बहुत आसान है, मेन है बी नंबर का क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन बताते हैं। फर्स्ट जो है कैपिटल डी स्मॉल डी दिया हुआ, थर्ड ब्राइट का निकालना है। थर्ड ब्राइट किसका? 650 नैनोमीटर का। तो सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। कैपिटल डी 120 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 1.2 मीटर, और स्मॉल डी है 2 mm, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ मीटर। समझे? कह रहा कि 1A नंबर में देखिए 650 नैनोमीटर थर्ड ब्राइट फ्रिंज का निकालने के लिए कह रहा है। 650 नैनोमीटर थर्ड मीन्स Y3 कह रहा है निकालने के लिए, थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तो Y3 का फार्मूला हम आप लोग को बताए थे, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 सेंट्रल ब्राइट, ठीक है ना। फर्स्ट ब्राइट, तो सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। तो थर्ड ब्राइट का 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी लिखे थे। 3 लैम्डा 650 नैनो है, तो 10⁻⁹ यूज कर लीजिएगा, और कैपिटल डी 1.2 है, और स्मॉल डी जो है आपको कितना है? 2 × 10⁻³ है। तो ये इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये नीचे आएगा 10, ये 0 0 कट, ये 6 से कट हो जाएगा। तो क्या लिखेगा? 6 3 × 18 × 65 × 10⁻³ ऊपर जाएगा तो -6 बचेगा। तो 18 × 65 कर लीजिए। Y3 जो आएगा वो कितना आएगा देख लीजिए ज़रा सा। एटीन इंटू 65 1170, तो ये हो जाएगा 1170 × 10⁻⁻6, ये लिखिएगा 30 इधर करेगा तो 1.17 × 10⁻³ मीटर। ये हो गया Y3 निकल गया। अब देखिए बी नंबर का सॉल्यूशन, मेन बी नंबर है। हेलो बी नंबर, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम where the bright fringes due to both the wavelength coincide। ये बी नंबर समझाते हैं। मेनली हम ये क्वेश्चन आपको बी नंबर समझाने के लिए ही दिए थे। एक 650 है, एक 520 है। देखिए जरा सा, तो 650 वाला का फ्रिंज विड्थ थोड़ा मोटा होगा, चौड़ा होगा ज़्यादा, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा है। क्योंकि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका चौड़ा होगा। और 520 का थोड़ा सा देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, ये 650 वाला का है और ये 520 वाला का है। हेलो 520 वाला का है, तो मान लीजिए ये 650 वाला का 2 3, इसका 2 3 4, मतलब देखिए इसका 1 2 3, तो इसका 1 2 3 4, चौथा इसका तीसरा, इसका चौथा कोइंसाइड करेगा। तो इसका n, तो इसका क्या n+1 कोइंसाइड करेगा। इसको समझिए। देखिए हम फिर से समझाते हैं बी नंबर का। हेलो प्यारे बच्चे, दिल के सच्चे, इधर देखिए बहुत ही अच्छा है। इसको हम फिर से समझाते हैं। दिल लगा करके देखिए, मन लगा करके देखिए, तभी समझ में आएगा। यदि और मन और दिल दिमाग सब कुछ यहाँ पे नहीं रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। कोई लोग सिर्फ देखते रहते हैं,
ध्यान इधर रहता है लेकिन मन में कुछ और चलता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि मन यहाँ रखिए, तन भी यहाँ है, मन भी यहाँ रखिए, अच्छा लगेगा। देखिए प्लीज़ ध्यान दीजिए, हम क्या करें, 650 का वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा है तो उसका फ्रिंज का चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा होगा। जैसे हम यहाँ पे देखिए, ये फ्रिंज का चौड़ाई ये है, ये 650 का है, ये 520 का थोड़ा कम है। तो ये तीन ठो यहाँ तीसरा है ब्राइट, तीसरा ब्राइट है, ये इसको बना रहे हैं, इसका चौथा ब्राइट हुआ, ये 520 का चौथा, इसका तीसरा, मतलब इसका n 650 वाले का n, तो इसका क्या n माइनस n प्लस 1 ब्राइट कॉन्साइड करेगा जा करके, मतलब एक उसका ज़्यादा हो जाएगा कहीं ना कहीं। मतलब हम ये नहीं करें कि तीसरा, हो सकता इसका छठा और इसका सातवां जाके क्या करे, कॉन्साइड करे, हो सकता है इसका 10वां इसका 11वां जाके कॉन्साइड करे। तो हमको देखना है कहाँ पे जाके कॉन्साइड करता है। हेलो बच्चों प्यारे, इधर देखिए कि कहाँ पे जाके कॉन्साइड करेगा, प्लीज़ देखिएगा ध्यान से हम क्या कह रहे हैं। नहीं भी देखिएगा तो हम क्या कर सकेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि देखिए। तो हम बी नंबर में क्या लिखते हैं, लेट nth ब्राइट ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज of 650 nanometer coincides with n plus 1th bright fringe of 520 nanometer, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन। हेलो एवरीवन ध्यान दीजिए, तो वाई एन किसका, 600 वाले का, ठीक है, ये 600 नैनोमीटर का, अब बराबर ये वाई एन प्लस 1 किसका, ये 520 नैनोमीटर। तो ये क्या लिखेगा, एन लेमडा मतलब कैपिटल डी, एन लेमडा 650 जो है कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इसका n प्लस 1, ये लेमडा 1 ले लीजिए, ये लेमडा 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। ये कैंसिल आउट, n ये 650 हो जाएगा, ये n प्लस 1 520 हो जाएगा। समझ गए, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये 0 0 कैंसिल आउट, अब 13 से काट दो, ये 4 से, ये 5 से, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 5n इक्वल टू n प्लस 1 इंटू 4। तो 5n इक्वल टू 4n अब प्लस 4, ये आएगा इधर 5n माइनस 4n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4, तो मीन्स 650 वाले का चौथा और उसका 1 प्लस होगा, उसका पांचवा जाके क्या कर जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट, इसको लिख लीजिए। हेलो, ये सॉल्यूशन लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं बच्चों प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन क्या है, द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू सुपरपोजिंग वेव्स, टू सुपरपोजिंग वेव्स इज 2:1, ठीक है ना। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एंड
मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखिए याद है A/B इक्वल टू 2:1 दिया हुआ, मीन्स A/B इक्वल टू 2/1, तो A इक्वल टू 2B। आपको याद होना चाहिए I मैक्स बाय I मीन इक्वल टू, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखेंगे A+B बाय A-B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A को क्या लिखेगा 2B प्लस B बाय 2B माइनस B का होल स्क्वायर। तो I मैक्स बाय I मीन कितना हो जाएगा बोलिए, 3B बाय B का होल स्क्वायर, B कैंसिल हो गया, तो I मैक्स बाय I मीन इक्वल टू 9 क्या 1 हो जाएगा। ये आपका, इस पे बहुत सारा पहले भी न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है ना, इसको नोट करिए, इस न्यूमेरिकल को नोट करिए। हाँ देखिए, एक न्यूमेरिकल और बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, अभी हम लोग शिफ्टिंग पे न्यूमेरिकल किए थे। शिफ्टिंग का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, ग्लास स्लैब डालने पर शिफ्टिंग जो हो जाता है, प्लीज़ देखिएगा क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन है हमारा, फिगर से हम बताते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 2 स्लिट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 स्लिट है, एक S1 है एक S2 है बच्चे। ये जो है स्क्रीन आपका 10 सेंटीमीटर पे है और वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम यूज किया हुआ लाइट का, 6000 एंगस्ट्रॉम है ना। और ये स्मॉल d है, स्मॉल d 2 mm दिया हुआ है, ये 2 mm, इसको लिख दीजिएगा ना 2 × -3 मीटर, और कैपिटल D दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा कैपिटल D। क्या किया है, एक में ग्लास डाल दिया है और ये ग्लास का थिकनेस T बराबर दिया हुआ 0.5 mm। ठीक है, 0 कितना दिया हुआ 5 mm दिया हुआ है, क्लियर है। और ये जो शिफ्टिंग है 5 mm दिया हुआ, शिफ्टिंग 5 mm दिया हुआ, शिफ्टिंग दिया हुआ है 5 mm। 5 mm का मतलब क्या, 5 × 10⁻³ मीटर। तो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, वो जो ग्लास स्लैब डाले हैं ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा निकालने के लिए। जस्ट अभी बताए थे एनालिसिस में, हेलो बच्चों प्यारे, एनालिसिस में हम आपको बताए थे, शिफ्टिंग बराबर फार्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे, T × μ-1 × कैपिटल D बाय स्मॉल d लिखे थे। तो शिफ्टिंग आपका है कितना 5 × 10⁻³ और स्मॉल t 0.5 × 10⁻³ ये mm में है ना, 0.5 × 10⁻³ हो जाएगा। μ-1 कैपिटल D दिया हुआ आपका 10 × 10⁻², और बच्चों स्मॉल d गिवन है 2 × 10⁻³ ये 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, 2 ये 5 2 जा 10। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 5 × 10⁻³ इक्वल टू 0.5 × 5, तो 2.5 μ-1 × 10⁻²। समझ गए, इसको इधर ले आइए। हेलो बच्चों देखिएगा, इसका कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ से करते हैं 5 × 10⁻³ बाय 2.5 × 10⁻² इक्वल टू μ-1 हो जाएगा। ये जाएगा 0, तो ये 2 से कट कर दीजिए ना,
ये 2 गुना 10⁻⁻1 बचेगा। ये -3 है, ये ऊपर से जाएगा +2 हो जाएगा तो -1 बचेगा बराबर μ-1, यानी 0.2 इक्वल टू μ-1, 1 आके प्लस हो जाएगा तो μ इक्वल टू 1 + 0.2 हो जाएगा, तो μ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। समझे बच्चों क्या? देखिए हम एक बार फिर से समझा देते हैं। कैलकुलेशन तो आपका चीज़ है, आप अपने से करेंगे। हम ये शिफ्टिंग जो बताए थे, शिफ्टिंग का फॉर्मूला बताए थे T × μ-1 × कैपिटल D बाय स्मॉल d। शिफ्टिंग दिया हुआ 5 × 10⁻³ मीटर और थिकनेस दिया हुआ था, वो जो स्लैब है थिकनेस दिया हुआ 0.5 mm दिया हुआ था, फिगर भी बना लीजिएगा। थिकनेस 0.5 mm है, कैपिटल D स्मॉल d, लेमडा का तो यूज है ही नहीं शिफ्टिंग में, तो कितना शिफ्टिंग होगा T × μ-1 × कैपिटल D बाय स्मॉल d, सब का वैल्यू रख दिए और यहाँ से ये म्यू कैलकुलेट कर लीजिए। हम म्यू कितना आ गया 1.2। कैलकुलेशन अपने से भी कर लीजिएगा, ये फार्मूला में पुट करके आपका अपना तरीका होगा, आप जैसे करना चाहेंगे वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार हम एनालिसिस का रिविजन कराते हैं बच्चों। देखिए जब आप एंटायर एपरेटस को वाटर में डाल दिए थे या कोई लिक्विड में डाल दिए थे तो फ्रिंज विड्थ में म्यू से डिवाइड हो गया था, म्यू से भागा हो गया था, म्यू से डिवाइड हो गया था, तो म्यू से डिवाइड हो गया तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी एपरेटस को हम किसी भी लिक्विड में या वाटर में डाल देंगे तो उसका फ्रिंज विड्थ घट जाएगा, क्योंकि उसमें म्यू से डिवाइड हो जाएगा। बीटा एल बराबर बीटा एयर बाय म्यू या बीटा वाटर बराबर बीटा एयर बाय म्यू, ठीक है। अब एक स्लिट को किसी को भी कवर कर देंगे तो सारा फ्रिंज डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा रिवीजन आपको हम ये करा रहे हैं कि सोर्स S को जब हम उसकी ओर मूव करेंगे या उससे दूर मूव करेंगे तो फ्रिंज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फ्रिंज के चौड़ाई पर सिर्फ उसका इंटेंसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। जब पास आएगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, जब दूर जाएगा तो ब्राइट का इंटेंसिटी घटेगा। डार्क तो बेचारा बिल्कुल डार्क है, वो तो डार्क है, धुंधला है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है ना, हम बोले थे ब्राइट का इंटेंसिटी, डार्क तो 0 है उसका इंटेंसिटी, उस पर क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्राइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा जब पास आएगा और जब सोर्स S दूर जाएगा तो ब्राइट का इंटेंसिटी घटेगा, समझ गए। जब सोर्स S को वाइड करेंगे, चौड़ा करेंगे तो बहुत सारा नैरो सोर्स उसमें आ जाएगा, बहुत सारा नैरो सोर्स के इक्विवेलेंट होगा, तो हमारा इंटरफेरेंस ओवरलैपिंग हो जाएगा। ओवरलैपिंग होने के कारण हमारा फिर फ्रिंजेस डिसअपियर हो जाएगा, समझ गए। फिर जो एनालिसिस किए थे हम लोग कि सॉफ्ट बबल कलर दिखाई देता है इंटरफेरेंस के कारण, वाइट लाइट के इंटरफेरेंस के कारण। फिर हम लोग ग्लास स्लैब डाल दिए, ग्लास स्लैब जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि शिफ्टिंग हो जाएगा, फ्रिंजेज में शिफ्टिंग हो जाएगा, फ्रिंज के चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हम क्या बोले, ग्लास स्लैब डालने पर फ्रिंज की चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसमें शिफ्टिंग हो जाएगा ऊपर या नीचे। क्लियर है बात। और हम बताए थे किसी वाटर सरफेस पर लिक्विड का परत जम जाएगा तो लिक्विड का परत, कोई भी लिक्विड, तेल जैसे केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल या सरसों तेल, कुछ भी हमारा वाटर सरफेस पे होगा तो वाइट लाइट जो रिफ्लेक्शन होगा वाइट लाइट का, उसके बीच इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस के कारण वो जो वाइट फिल्म होता है वो आपका क्या दिखेगा, कलर्ड दिखेगा। समझ गए बात को क्या। तो ये आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। फिर हम आपके लिए जो है ना नेक्स्ट क्लास में जब हम आप आएंगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स और है, इस न्यूमेरिकल्स को हम कुछ न्यूमेरिकल्स को और डिस्कस करके तब एक है डिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे। अभी कुछ टॉपिक्स बाकी है लेकिन है कि 30 तारीख तक में हम फिनिश कर देंगे इसको, फिर जब आगे जैसा होगा वैसा करेंगे। क्लियर है ना बात, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू, अच्छा से पढ़ाई करिए।